सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। पाकिस्तान में आप लोग बड़े अरसे से सुन रहे होंगे कि स्टार्टअप्स आ रही हैं, स्टार्टअप्स काम कर रही हैं। फिर हमने सुना कि स्टार्टअप्स तबाह होना शुरू हो गई हैं, बंद होना शुरू हो गई हैं। एयरलिफ्ट का पता लगा कि जी $85 मिलियन रेस करने के बाद एयरलिफ्ट बंद हो गई है। स्विवल पाकिस्तान से चली गई है। वावा कार्स, कार फर्स्ट, ट्रेला, ट्रक इट इन, इवन उबर जो है उन्होंने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर दिए। मीनवाइल रिटेलो, जिसने वेल ओवर $30 मिलियन पाकिस्तान में रेस किए थे, उसने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद करके रियाद मूव कर दिए हैं। दस्तगीर और पेमो अपने अपनी आधी से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो ले ऑफ कर दी है। और चीते के फाउंडर स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो अपनी स्टार्टअप पाकिस्तान में बंद कर दें। अच्छा, जहाँ पर पुरानी स्टार्टअप स्ट्रगल कर रही हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक स्टार्टअप फंड अनाउंस किया है $2 बिलियन पर एनम का, जिसमें वो किसी किस्म की इक्विटी लिए बगैर, यानी कि आपके स्टार्टअप के अंदर कोई ओनरशिप लिए बगैर आपको अप टू $300,000 की फंडिंग देंगे। और ये गवर्नमेंट का कोई पहला इनिशिएटिव नहीं है फॉर स्टार्टअप्स। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स सेटअप किए, लाइक PlanX, PlanX, NICs जो पूरे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें बिलियंस ऑफ रुपीस लगाने के बावजूद अभी तक हमने कोई एक भी पाकिस्तानी स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च होते, चलो लॉन्च तो फिर भी हो गई, बट सक्सेसफुली स्केल होते हुए हमने नहीं देखी। अब क्या इस नए स्टार्टअप फंड की वजह से फाइनली पाकिस्तान की स्टार्टअप इंडस्ट्री सस्टेन कर पाएगी? क्या स्टार्टअप्स पाकिस्तान में चल भी सकती हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टार्टअप्स का पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर कितना सीरियस इम्पैक्ट है? आइए इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, थोड़ी सी नजर डालते हैं पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स है उसकी हिस्ट्री के ऊपर। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स आना शुरू हो गई थी अर्ली 2000s में। मोस्टली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, लम्स, फास्ट, GIK, इनके स्टूडेंट्स या यहाँ पे जो लोग रिसर्च कर रहे होते थे, वो डिफरेंट स्टार्टअप्स बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का जो ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना कंड्यूसिव ही नहीं था कि उनमें से कोई भी जो है वो स्केल कर सकती या मेन स्ट्रीम में आ सकती। तो ये अपना ही एक अंडरग्राउंड सीन में सिस्टम चलाते रहे और कॉन्स्टेंटली जो एकेडमिक सर्कल्स थे ना, वहाँ पर आपको सुनने को मिलता था। जनरली ये वो लोग थे जो कि बाहर की दुनिया को देख रहे थे, स्टडी भी कर रहे थे, उनको पता भी था कि अच्छा यार बाहर ये कुछ मेजर हो रहा है, स्टार्टअप्स आ रही हैं, इसके बारे में बातें हो रही हैं, फंड रेजिंग हो रही है, ये सारा कुछ उनको पता था। उन्होंने उसमें डिफरेंट ट्राइयाँ भी मारी पाकिस्तान में, बट वो सीरियसली कुछ हो नहीं सका। फिर अर्ली 2010s के अंदर उमर सैफ साहब, जो कि उस टाइम के ऊपर चेयरमैन थे पंजाब IT बोर्ड के, PITB के, उन्होंने Plan9 बनाया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। और उस Plan9 का पर्पस ये था कि एक इनक्यूबेटर ऑफ सॉर्ट्स था, जिसमें अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, तो आप उस इनक्यूबेटर में जा सकते थे। वो आपको ऑफिस स्पेस भी देते थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देते थे, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ देते थे, डिफरेंट इंडस्ट्री लीडर से आपको मिलवाते थे और बेसिकली आपको फैसिलिटेट करते थे कि आप अपने बिजनेस को लॉन्च भी कर सकें और फिर उसको इवेंचुअली कंज्यूमर तक पहुंचा भी सकें। कुछ साल इन्होंने Plan9 चलाया, फिर उन्होंने PlanX लॉन्च कर दिया, जो कि एक एक्सेलरेटर था कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आपने स्केल करना है, मसलन आपके पास अगर 100 कस्टमर्स हैं, आपने 10,000 कस्टमर्स तक जाना है, तो मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए आपको अगेन ऑफिस स्पेस, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने PlanX बनाया। अच्छा, उमर सैफ साहब जो थे वो PMLN गवर्नमेंट में पंजाब में थे। उन्हीं को देखा देखी PMLN की जो गवर्नमेंट थी फेडरल के अंदर, उन्होंने NIC के नाम से Plan9 की देखा देखी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर में, जो कि तकरीबन पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पर भी यही है कि हर साल जो है डिफरेंट बैचेस में नई स्टार्टअप्स जाती हैं, वहाँ पर ट्रेन होती हैं, उनको स्पेस दी जाती है, उनको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। बट अफसोसनाक बात यह है कि आज तक इन तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स में से कोई भी सक्सेस स्टोरी उभर कर सामने नहीं आई। मतलब ना कोई प्रॉपर ऐसी कंपनी लॉन्च हो सकी है जो कि आप कह सकते हैं कि नेशनली बड़ी एक सक्सेसफुल कंपनी आई है और उन्होंने आके स्केल किया है, जॉब्स बनाई हैं, वैल्यू क्रिएट की है। Plan9 में तो फिर भी हम इक्का तुक्का सुनते रहे। दरमियान में पटारी आई, विच वॉज अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस, जो कि Plan9 में इंक्यूबेटेड थी, जो कि उस टाइम पे बड़ा अर्ली थी। और उसके साथ साथ जो है वो Spotify पूरी दुनिया में चल रहा था, पाकिस्तान में Spotify लॉन्च नहीं हुआ था। बड़ी उम्मीदें थी कि पटारी जो है वो सक्सेसफुली ये मार्केट ले जाएगी, बट दे कुडंट डू इट। फिर इसी तरीके से 2-3 और ऐसे नाम आए जो कि थोड़ा सा उठते उठते एकदम से गिर गए और फिर वो कभी मेन स्ट्रीम नहीं हो सके। एक नाम, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, दी ओनली नेम दैट हैज़ एक्चुअली वर्कड आउट इज bookme.pk। उनके CEO और फाउंडर जो थे वो हमारी पॉडकास्ट पे भी आए थे, आप देख सकते हैं चैनल में कहीं पे उनकी वीडियो होगी या यहाँ कहीं पे अपीयर भी हो रही होगी। ही वॉज एक्चुअली इंक्यूबेटेड एट द Plan9 और अब तो खैर उनकी मल्टीपल राउंड्स रेज हो चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुली वो ऑपरेट कर रहे हैं। बट बियॉन्ड दिस, जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इसके ऊपर बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ रुपीज़ लग चुके हैं।
अभी तक उसमें से कोई मेजर सक्सेस स्टोरी नहीं आई। मीनवाइल जो उमर सैफ साहब हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में आए केयरटेकर आईटी मिनिस्टर बन के, और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो एक पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बना रहे हैं जिसमें 2 बिलियन रुपीस हर साल स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ करेगी, जो कि जो नई हुकूमत है वो भी उसको चला रही है और उसको कंटिन्यू कर रही है। तो हमें पता है कि एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव नया भी लॉन्च हो रहा है। मीनवाइल जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, तो मैंने आपको बताया अर्ली 2000s में कुछ स्टार्टअप्स आई, वो कभी दे नेवर कॉट ऑन। फिर 2010s के बाद स्टार्टअप्स ऑन एंड ऑफ आती रहीं, हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहे कि अब ये स्टार्टअप आ रही है, वो स्टार्टअप आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ एक्सपेरिमेंट होते रहे। और लार्जली क्योंकि दुनिया भर में स्टार्टअप्स का एक बूम चल रहा था, इन्वेस्टमेंट का बूम चल रहा था, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हो रहा था, तो उसकी वजह से उसको देखा देखी पाकिस्तान में भी उसको एम्यूलेट करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही थी। फिर टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डेकेड हमने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स, सीरियस स्टार्टअप्स इमर्ज करना शुरू हुई। करीम जो कि दुबई में लॉन्च हो चुकी थी, वो फिर पाकिस्तान में भी आई। फूड पैंडा जो कि आई बिलीव ईट ओए था इससे पहले, वो एक बाहर की कंपनी थी, रॉकेट इंटरनेट के नाम से, उन्होंने लोकल कंपनी को एक्वायर करके फूड पैंडा लॉन्च किया। दराज जो है वो एक बड़ा मेजर प्लेयर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो गया। तो एक तो हमें इस तरह की कुछ स्टार्टअप्स होती हुई नजर आई। मीनवाइल 2020 में कोविड के आसपास हमने देखा कि एकदम से एक बूम आया स्टार्टअप्स का पाकिस्तान में, जहां पर डिफरेंट टाइप की स्टार्टअप्स एकदम से आना शुरू हो गई, चाहे वो राइड हेलिंग सर्विसेज थी, चाहे वो ग्रोसरी स्टार्टअप्स थी, चाहे वो फिनटेक कंपनीज थी। और सडनली ऐसा लगा कि यार पाकिस्तान का मोमेंट अब फाइनली आ गया है, जिसमें स्टार्टअप्स जो हैं वो आके कम्प्लीटली डिसरप्ट करेंगी पूरी इकोनॉमी को, पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सिस्टम को। और हर बंदा जिससे बात हो रही थी वो बस स्टार्टअप कर रहा था और मिलियंस अपॉन मिलियंस की बातें कर रहा था कि यार $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है विद $20 मिलियन वैल्यूएशन। पाकिस्तानी जिन्होंने 10, 15, 20, 25 लाख रुपए नहीं देखे थे कभी, तो वो आके एकदम से मिलियनर्स के ख्वाब देखना शुरू हो गए। और सडनली एक बूम साइकिल आया 2 साल, जिसमें बस हर बंदा जो है वो स्टार्टअप पे फोकस कर रहा था। फिर हमने देखा 2022 के अंदर वो साइकिल पूरा रिवर्स हुआ, एक बहुत बुरा क्रैश हुआ। और उसके बाद फिर जो आपको मैंने स्टार्ट में बहुत सारी डिफरेंट स्टार्टअप्स बताई कि जो कि बंद हुई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिसमें इन्वेस्ट हुए थे, वो कंपनियां जो हैं वो एग्जिट करना शुरू हो गई। बाहर की जो बहुत सारी स्टार्टअप्स थी जिन्होंने पाकिस्तान में आके सोचा था कि यार ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मार्केट है, उन्होंने अपने पाकिस्तान ऑफिस बंद करना शुरू कर दिए। और सडनली नैरेटिव पूरा चेंज हुआ और लोगों ने आके शो डालना शुरू कर दिया कि यार स्टार्टअप्स तो ये तो था ही चूना, और ये सारी कौम ही चूना है, और टैलेंट वैलेंट कोई है नहीं, और स्टार्टअप्स तो बिल्कुल ही फारिग चीज़ हैं, और फ्रॉड है, और ये है और वो है। तो अगेन 2 डिफरेंट जो नैरेटिव्स, एज विद एवरीथिंग इन पाकिस्तान, पोलराइजेशन इसमें भी आ गई। और इसमें एक साइड ने कहा कि यार स्टार्टअप्स आर योर सैल्वेशन, और दूसरी साइड ने आके कहा कि स्टार्टअप्स तो चल ही नहीं सकती, वो तो है ही ड्रामा, और पाकिस्तान तो है ही फारग। एज विद एवरीथिंग सच इसके कहीं दरमियान में था, और उसको समझने से पहले हमें स्टार्टअप की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। अच्छा, वैसे तो मुझे बड़े सारे लोग मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि यार मुजम्मिल भाई मेरी स्टार्टअप है, मैंने एक टी शर्ट की कंपनी स्टार्ट की है अपने दोस्त के साथ, तो मैं आपको टी शर्ट भेजूंगा, आप उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दें। या मुजम्मिल भाई मेरी जो है ना वो एक स्टार्टअप है, हमने नान की दुकान स्टार्ट की है और मैं जो है ना चीज़ नान भेजना चाहता हूँ आपको। तो टेक्निकली अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन पे जाएं तो हाँ बिल्कुल आपका स्टार्टअप है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री वाइड देखें कि जो स्टार्टअप की टर्म है व्हाट इज़ दैट अंडरस्टूड एज, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो ये है कि स्टार्टअप इज़ अ कंपनी और प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर टू सीक, डेवलप एंड वैलिडेट अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक इंसान देखता है, वो कहता है यार मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, और चाहे वो मैं एक नान की दुकान में लूँ या मैं एक टी शर्ट की कंपनी में लूँ, और मैं उस रिस्क को वैलिडेट कर रहा हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहले बेच के, और बेच के इवेंचुअली मैंने उसको स्केल करना है। स्केलिंग इन दिस केस वो ये सोच रहा है कि यार अगर मेरी एक नान की दुकान है और वो सक्सेसफुली चल रही है तो मैं इस तरह की 10 नान की दुकानें खोल लूँगा। या अगर मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ और मैं 1000 लोगों को बेचता हूँ तो मैं 10,000 लोगों को बेच दूंगा, तो स्केल तो मैं करूँगा। तो वो अपने आप को स्टार्टअप कहेगा। लेकिन ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म जो स्टार्टअप की है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, जो कि अगर हम कहें ना कि इन्वेस्टर्स हो गए या वेंचर कैपिटलिस्ट्स हो गए या मीडिया हो गया या ओवरऑल जो ये मेन स्ट्रीम स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसमें जब हम स्टार्टअप की टर्म यूज़ करते हैं तो व्हाट दैट मीन्स मोर ऑफन देन नॉट इज़ अ हाईली स्केलेबल बिजनेस, जिसमें जो कॉस्ट है ना वो स्केलिंग की वो इतनी ज़्यादा ना हो। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स। देखिए, अगर आप एक नान की दुकान लगाते हैं लेट्स से बहरिया टाउन फेज़ 1 में, और आपको 10 लाख रुपए उस दुकान को लगाने में खर्चा आता है, और आप उस दुकान से हर महीने जो है वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, आप देखते हैं यार बड़ा बेहतरीन बिजनेस है। आप इस तरह की अगर 10 दुकानें लगाना चाहते हैं तो हर दुकान पे आपका 10 लाख रुपया खर्चा आएगा, और आपका कैप वही होगा कि हर दुकान से आप 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्केल है उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नान की दुकान लगा ली और बस वो अगर नान की दुकान सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है तो वो आज 1 लाख रुपए की सेल करे, लेकिन वो शायद आज से 3 साल बाद जो है वो 10 करोड़ की सेल करना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं उसका बॉटलनेक आएगा। वेयर इस तरह की बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज हैं, जैसा कि हम देखते हैं स्पॉटिफाई है फॉर एग्जाम्पल। आपने एक दफ़ा एक ऐप बना दी, आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया,
अब उसके अंदर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो स्टार्ट में वो एक बेसिक जो R&D करके आपने एक प्रोडक्ट बना दी, उसके बाद चाहे वो 100 लोग आपके सब्सक्राइबर हों या 10 करोड़ लोग आपके सब्सक्राइबर हों, आपकी ओवरऑल कॉस्ट में इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस तरह के बिजनेस मॉडल का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर आप एक नान की दुकान में 10 लाख रुपया लगाते हैं और वो 10 लाख रुपए अपनी ही अगर इन्वेस्टमेंट पे वो चलाता रहे तो शायद वो ग्रो करके एक दुकान से 2 दुकानें हो जाएगा। तो आपकी 5 साल बाद नेट वर्थ जो है उस इन्वेस्टमेंट की वो 10 लाख से हो सकता है कि 20 लाख या 25 लाख रुपए हो जाए। जबकि इस बिजनेस मॉडल के अंदर आपने अगर लेट से 10 लाख डॉलर, क्योंकि डॉलराइज्ड होता है, तो 1 मिलियन डॉलर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, 5 साल में वो कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल कर गई, ग्रो कर गई, तो वो आपका जो 1 मिलियन डॉलर है वो हो सकता है 100 मिलियन डॉलर हो जाए। तो जो रिटर्न है ना, जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बिजनेसेस के अंदर 20% 30% रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट्स मिलते हैं, वहाँ पर इस तरह के बिजनेस के अंदर शायद प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ना हो, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं देख रहे होते। इस तरह के बिजनेस के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है इवेंचुअली वो आपका मल्टीपल्स में होता है कि जी 40 50 100x रिटर्न आपको मिल रहा है। और जाहिर है ये थॉट बड़ी इंटाइसिंग है। इंसान जो है वो इनहेरेंटली ग्रीडी होता है, और जब वो देखता है कि यार एक चीज़ है जिसमें मुझे मेहनत करनी है, मुझे टाइम लगाना है और उस पर मुझे काफ़ी हद तक गारंटीड, चलो गारंटीड नहीं बट लो रिस्क के ऊपर 30% रिटर्न मिल रहा है, वेयर एज एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं पैसा लगाता हूँ और मुझे पोटेंशियली 100 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। ज़ाहिर है कि इंसानी फितरत जो है वो हमेशा आपको उस तरफ धकेलेगी। और ये जो ग्रीड है ना, ये ग्रीड हम आप जैसे सिर्फ लोगों में नहीं होता, ये ग्रीड जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में भी होता है, बड़े बड़े बैंकर्स में भी होता है। इवन अमेरिकन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 80s के अंदर जो उनकी स्टार्टअप्स थी वो मिक्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टाइप की, जो ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की स्टार्टअप्स इमर्ज कर रही थी, जो कि ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के नर्डी किस्म के लोग थे जो कि कंप्यूटर बना रहे थे, जो कि उस ज़माने में एंटरप्राइज लेवल या इवन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो हो रहा था, लेकिन नोबडी थॉट कि कंप्यूटर्स विल बी सच अ ह्यूज थिंग। तो ये एक इंटरेस्टिंग बंच ऑफ नर्ड्स थे, सिलिकॉन वैली के अंदर बैठे हुए थे, और वो जाके कॉन्स्टेंटली ये कह रहे थे कि यार ये पर्सनल कंप्यूटर एक चीज़ है और ये पूरी दुनिया बदल देगा, और मैं आपको बता रहा हूँ आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और जाहिर है कि ठीक है उनको इन्वेस्टमेंट्स मिल रही थी, बट ओवरऑल इंडस्ट्री एट लार्ज, खासकर जो आपका वॉल स्ट्रीट का बैंकर था, वो इनको सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर 80s में इन्होंने जाके जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश करके इन्होंने वैलिडेट करके दिखाया कि यार हम लोगों ने जो चीज़ बिल्ड की है वो वाकई दुनिया बदलने वाली है। और 90s में ये चीज़ एविडेंट होना शुरू हो गई जब घर घर के अंदर पर्सनल कंप्यूटर आना शुरू हो गया कि ये जो कंप्यूटिंग की रेवोल्यूशन है ये वाकई एक बड़ी सीरियस चीज़ है। और जो वॉल स्ट्रीट का बैंकर था उसने देखा कि यार जिन्होंने अर्ली इन्वेस्ट किया था इन कंपनीज़ के अंदर उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो वो एकदम से आया, उसने कहा यार चलो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और ये कंपनीज तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी हैं, ये तो पकड़ से बाहर हो चुकी हैं, तो अब अगली हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि अगर किसी इंसान को लेट से 100x रिटर्न मिला है तो हमें भी वो 100x रिटर्न चाहिए। और उसकी वजह से एक फ्रेंजी स्टार्ट हुआ, एक मेनिया स्टार्ट हुआ लेट 1990s के अंदर, जिसको .com बबल भी कहा जाता है, जिसमें हर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा था जिसके आखिर में .com का नाम लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे नया नया इंटरनेट आया था और कॉन्स्टेंटली ये कहा जा रहा था कि जी इंटरनेट अब पूरी दुनिया बदल देगा और सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। और जो नैरेटिव पर्सनल कंप्यूटर के बारे में था जिसमें लोग सिनिकल थे इन द स्टार्ट एंड दे वर प्रूव्ड रॉन्ग, वही नैरेटिव जो है अब उन्होंने इंटरनेट के ऊपर स्टीरॉइड्स पे लगाना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से हमने देखा कि पैसा ठीक ठाक पंप हुआ और बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस आ गई। नीचे फंडामेंटल्स कोई हैं कि नहीं है, कोई बिजनेस है कि नहीं है, बस पैसा लगना शुरू हो गया। और फिर इवेंचुअली 2001 के अंदर ये .com बबल क्रैश हुआ, और इसमें जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होके और पैसा लग के जो एक क्रेजी किस्म की वैल्यूएशन हो गई हुई थी, उन कंपनीज ने कुछ ही हफ्तों में 80% अपनी तमाम वैल्यू लूज की। उसमें से बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए और एकदम से मार्केट को बहुत बड़ा धचका लगा। फिर जाहिर है जब आपको धचका लगता है तो आप एकदम से कंजर्वेटिव होकर बैठ जाते हो कि यार ये तो कोई फायदा नहीं है, ये तो चीज़ चलेगी नहीं। जैसा मैंने आपको बोला कि यार या तो आप ये कहते हो कि ये तो फारिग है, चलेगी नहीं, फिर जब आपको कोई वैलिडेशन आती है तो फिर आप कहते हो कि सिर्फ यही चीज़ चलेगी। मतलब इंसानी फितरत भी एक अजीब सी है, साइकिल्स में चलती है और ब्लैक एंड वाइट्स में चलती है। तो अगेन यहाँ पर जब झटका लगा तो एकदम से इन्वेस्टर पीछे होकर बैठ गया। उसने कहा यार अब जो है ना हम बड़ा सोच समझ के पैसा लगाएंगे, अब हमें जो ना धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और वही हुआ कि अर्ली 2000s के अंदर जो है नई नई इनोवेटिव कंपनीज इमर्ज हुई। गूगल आई, फेसबुक आई, इंस्टाग्राम आई, यूट्यूब आई, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आई। लेकिन स्टार्ट में ना उनको देखा गया, हाँ उनको इन्वेस्टमेंट्स मिली, बट कोई फ्रेंजी नहीं हुआ उसके अंदर वॉल स्ट्रीटर नहीं घुसा, उसके अंदर बैंकर नहीं घुसा। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता साइड से देख रहे थे कि यार अच्छा ये चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, किस हद तक इसका इम्पैक्ट दुनिया में आ सकता है। तो अगेन 2008 में अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और उसकी वजह से वैसे ही मार्केट्स बिल्कुल क्रैश कर गई और बहुत सारी ले ऑफ्स हुई और एकदम से अमेरिका जो है वो एक रिसेशन की तरफ चला गया, तो हालात बड़े ख़राब हो गए। खैर 2010 तक यही सिस्टम चलता रहा टिल द टाइम कि जो कंपनीज थी ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बन के इमर्ज होना शुरू हुई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो खैर पहले ही बहुत बड़ा मगरमच्छ था, फेसबुक
एक बहुत मेजर प्लेयर बन के इमर्ज किया और ये इतने बड़े हो गए कि इन्होंने एक दूसरे को खरीदना शुरू कर दिया। फेसबुक ने जाके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया, गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को खरीद लिया और एक कंसोलिडेशन होना शुरू हो गई। मीनवाइल ये कंपनीज अब बहुत बड़ी बड़ी मगरमच्छ बन के सामने आना शुरू हुई। एंड अगेन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर फिर से वॉल स्ट्रीटर ने देखा, उसने कहा यार ये देखो ज़रा, ये तो हम कंजर्वेटिव हुए बैठे थे पिछले 10 सालों से और ये कंपनियाँ तो कहाँ से कहाँ निकल गई। और वो उस तरह की कहानियाँ वायरल होना शुरू हो गई कि यार अगर तुमने 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इतने रुपए डाले होते या फेसबुक के अंदर इतने रुपए डाले होते तो आज तुम्हारे पास पता नहीं कितने खरब रुपए होते। तो उस तरह की कहानियों की वजह से ऑटोमेटिकली एक फ्रेंजी का माहौल फिर से बनना शुरू हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। और इसके बढ़ने की एक और वजह ये भी थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स थे उनको जीरो कर दिया था आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एकदम से रिसेशन की तरफ चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि यार इसको वापस स्टिमुलेट करने के लिए हम फ्री मनी अफेक्टिवली मार्केट में बांटते हैं कि यार तुमने अगर बैंक से लोन लेना है तो तुम्हें कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम पैसा लो और पैसा लेके जो करना है करो, ताकि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। और उसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्री कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट, जहाँ पर जो रिस्क एपेटाइट थी वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसमें लोग कह रहे थे कि यार खैर है, हमारा पैसा थोड़ी है, बैंक से हमने लिया हुआ है तो अभी हम लेते हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और अगर हमारी लॉटरी निकल आई तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। तो फिर से हमने देखा कि डिफरेंट स्टार्टअप्स में पैसा पंप होना शुरू हुआ। फंडामेंटल्स वेंट आउट द विंडो कि यार बिजनेस सेंस है कि नहीं है। बस ये था कि वैल्यूएशन की गेम थी, जिसमें राइड हेलिंग कंपनीज आई, ऊबर बड़ी मशहूर जो है वो एक कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर पैसा लगता रहा और वो बड़ा होता गया। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कोई थी नहीं, लेकिन बस वो उसको कॉन्स्टेंटली स्केल किए जा रहे थे। उसको देखा देखी अमेरिका को कॉपी करते हुए पूरी दुनिया में हमने देखा कि कॉपी कैट से मर्ज होना शुरू हो गए। करीम वॉज अ सिमिलर स्टोरी, जब लोगों ने देखा कि यार ये तो सीनोहन है, आप एक समवॉट इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ, उसको जो है जाके मार्केट में लॉन्च करो। लॉन्च करके अगर आपने दिखा दिया कि यार वाकई हमारे पास कस्टमर बेस है और हम जो है वो 10 साल बाद इतने पैसे कमा सकते हैं, तो आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा रेस कर लोगे। जब आप पैसा रेस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक वैल्यू हो जाएगी, तो उसको आप इवेंचुअली फ्लिप करके आप इतने सारे पैसे घेर सकते हो, जो कि हमने करीम के केस में देखा कि इवेंचुअली हुआ भी। और ये वाला साइकिल आई वुड से अर्ली 2010 से लेके 2022 तक चला, जिसमें इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा कि यार वो 10 मिनट डिलीवरी स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लग रहा है और पता नहीं कंप्लीटली रैंडम स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लगना शुरू हो गया। क्योंकि एक तो ग्रीड थी, जहां पर पहले एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करता था, जिसको फंडामेंटल्स की समझ होती थी, जो बैठ के पूरा जांचता था कि यार ये क्या चीज़ है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पर अब हर किस्म का रैंडम बंदा घुस गया हुआ था। एक बंदा है, उसने लेट से $10,000, 10,000 तो खैर कम है, $10 लाख कमाए में, वो किसी तरह कोशिश कर रहा था कि यार मैं भी अपना किसी फंड में पैसा डाल लूँ ताकि मैं किसी स्टार्टअप का इन्वेस्टर बन जाऊं और मैं $50,000 को किसी तरीके से $50 मिलियन में कन्वर्ट कर लूं। और हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, वो डिफरेंट स्टॉक ऑप्शंस या कंपनी से एग्जिट लेकर रिसेंटली पैसा कमा कर आए थे एंड दे वांटेड टू मल्टीप्लाई दैट मनी एंड सो ऑब्वियसली दे वर नॉट ट्रेन्ड कि वो इन्वेस्टमेंट्स रेलिवेंट सही वाली कर सकें और उन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी। फिर अगेन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले ही यूएस गवर्नमेंट फ्री मनी आपको दे रही थी, बट 2020 में तो मतलब कमाल ही हो गया जब कोविड आया और एक साल के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने $3 ट्रिलियन प्रिंट करके मार्केट में फेंके, टू द एक्सटेंट कि 2020 के अंदर जो मनी सप्लाई अवेलेबल थी यूएस इकोनॉमी के अंदर वो $1.5 ट्रिलियन थी। बाय 2022 दिस मनी सप्लाई हैड इंक्रीज्ड टू $6.5 ट्रिलियन, यानी कि जो मार्केट में हर $5 जो अवेलेबल था उसमें से $4 पिछले 2 या 3 साल के अंदर प्रिंट होकर मार्केट में आया था। अब इस लेवल का जो फ्री मनी आप इसको कह लें या न्यू मनी जो मार्केट में अब अवेलेबल था ना, उस पैसे ने कहीं ना कहीं जाके पार्क होना था। वो जाहिर है पहले यूएस स्टॉक मार्केट में लगा, फिर यूएस में डिफरेंट स्टार्टअप्स में लगा विद क्रेजी वैल्यूएशंस, वेदर दे मेक सेंस और दे डोंट मेक सेंस, बट वो वहाँ जाके लगना शुरू हो गया। इवेंचुअली ट्रिकल डाउन करते करते वो डिफरेंट बड़ी कैपिटल्स में गया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, इधर उधर, टू दी एक्सटेंट कि वो ट्रिकल डाउन करते करते इवेंचुअली पाकिस्तान भी आ गया। और इसी वजह से हमने 2021 में देखा कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन $350 मिलियन की अनाउंस्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, फंडिंग आई डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर, जिसमें जो सबसे फेमस स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट थी वो एयरलिफ्ट की थी, $85 मिलियन इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी फॉर अ स्टार्टअप जो कि ग्रोसरी आपको 10 मिनट में घर पर डिलीवर कर रही थी। इवन उस वक्त मुझे याद है हमारी पॉडकास्ट चल रही थी, वी वर एक्टिवली टॉकिंग टू पीपल विद स्टार्टअप फाउंडर्स, विद पीपल जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और सब लोग इसी बात पे सर खुजा रहे थे
कि पाकिस्तान में अगर आप मुझे कहते हैं ना कि यार मैं एक स्टार्टअप बना रहा हूँ, मैं एक हवा में बात कर रहा हूँ, बट जस्ट रोल विद मी, मैं एक स्टार्टअप बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको जो बिजली है ना वो सस्ती प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, या मैं आपको जो पाकिस्तान में पावर जनरेशन है उसके मसले सॉल्व कर दूंगा, या मैं लोड शेडिंग का मसला सॉल्व कर दूंगा, तब तो मैं फिर भी मान सकता था कि यार ये एक बड़ी वैल्यूएबल प्रॉब्लम है और इसमें कॉस्ट ओवररन जो है ना उसको आप पोटेंशियली बचा रहे हो कि 60 रुपए की बिजली के यूनिट को अगर आप किसी तरीके से 20 रुपए में ले आते हो, उसको आप 10 रुपए अपना मार्जिन रख के 30 रुपए का बेचते हो, तो एक डायरेक्ट यूटिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर लोग 4-4 रुपए के ऊपर जो है ना एक दुकान से दूसरी दुकान में जाके शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी की, और मार्जिन कॉल है कोई नहीं, और इकोनॉमिक हालात जो कि कोविड से बिल्कुल हम अभी निकले थे और ऑलरेडी इकोनॉमी के हालात बड़े ख़राब थे और लोगों की बाइंग पावर जो है वो रुली पड़ी थी, उस पे आके आप ग्रोसरी स्टार्टअप चला रहे हो जिस पे आप कह रहे हो कि यार मैं बाइक का फ्यूल लगा के आपके घर में आके आपको ठंडी पेप्सी 10 मिनट के अंदर ला के दूंगा। हाउ डज़ दैट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस? व्हाट आर द फंडामेंटल्स? बट हम जैसे बहुत सारे थे जो सर खुजा रहे थे, कह रहे थे यार शायद हम बहुत बेवकूफ़ हैं कि हम फंडामेंटल्स का पूछ रहे हैं, और जाहिर है इतने बड़े ज़हीन लोग जो कि बाहर से आए हुए होते हैं वो अगर आके, एंड अगेन मैं किसी को कह नहीं रहा जो इसमें एयरलिफ्ट या एयरलिफ्ट के बाहर से लोग आए हुए थे या बाकी जगहों पे थे, बट आई एम जस्ट जनरली सेइंग कि ये बंदा सोचता है कि यार ये बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए हुए होते हैं, इनको तो ज़ाहिर है बहुत बेहतर पता है पाकिस्तान के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है हम बेवकूफ़ हैं, हम खामोश हो जाते हैं, दे आर गोइंग टू वर्क इट आउट। अनफॉर्चुनेटली हुआ वही जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसमें ना सिर्फ लैक ऑफ फंडामेंटल्स की वजह से ये कंपनी तो क्रैश की, बल्कि पूरी दुनिया में ग्रोसरी स्टार्टअप्स क्रैश की, क्योंकि इट वाज अ नोवेल्टी, इट वाज अ नाइस टू हैव। हाँ, ग्रोसरी अभी भी डिलीवर होती है पूरी दुनिया के अंदर, बट बहुत थोड़ी अब स्टार्टअप्स रह गई कंपेयर टू जितनी सारी पहले थी, और उनके मॉडल्स अब रेडिकली रीडिज़ाइन हो रहे हैं। वो उस तरीके से नहीं हो रहे कि यार 5 मिनट में आपको ग्रोसरी मिली, वरना फ्री टाइप जो मॉडल्स आ रहे थे क्रेजी किस्म के, जिसमें आपका मेजॉरिटी पैसा इस बात पे लग रहा था कि यार जो आपको मार्केट से 15 रुपए की पेप्सी मिल रही है वो हम आपको 8 रुपए में ला के देंगे। मतलब हाउ डज़ दैट मेक एनी सेंस कि ऑलरेडी उसके ऊपर फ्यूल एक्स्ट्रा लग रहा है, उसके ऊपर एक इंसान की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, वो वहाँ से उठा के आपको घर ला के दे रहा है, उसके बावजूद वो आपको सस्ता दे रहे हैं, लार्जली बिकॉज दैट वाज बीइंग फाइनेंस्ड बाय अ लॉट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट जो कि वो बाहर से लेकर आ रहे थे, ऑल फॉर द सिंगल पर्पस ऑफ ग्रोथ। क्योंकि उन्होंने करना ये था कि उन्होंने दिखाना था कि यार देखो हमारे पास कस्टमर इतने ज़्यादा हैं, हमारा रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, और उन्होंने जाके अगले बंदे को, जहाँ पर $85 मिलियन उन्होंने रेस किया था, उन्होंने अगले बंदे को $350 मिलियन रेस करवाना था, फिर उस $350 मिलियन से अगले बंदे से $500 मिलियन रेस करवाना था, और इवेंचुअली उस कंपनी को उन्होंने उठा के बेच देना था $2-3 बिलियन का, जिस पे अगेन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कोर फंडामेंटल क्या है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बात सारी इस पे हो रही है कि यार कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। जब वैल्यूएशन गेम में आप चले जाते हैं ना, तो फिर आपको पंप एंड डंप काफ़ी हद तक नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कि एक ग्रीड बेस्ड साइकिल जो है ना, जो पंप एंड डंप का, जैसा कि हमने डॉटकॉम बबल में देखा, जो कि एक बबल मार्केट है बेसिकली, वो उसमें फिर अपेरेंट होता है। जो फंडामेंटल वाली चीज़ होती है वो इतनी क्विकली स्केल नहीं होती हुई आपको नज़र आती है, उसके पीछे अंडरलाइंग आपको फंडामेंटल्स हमेशा पॉजिटिव नज़र आ रहे होते हैं, और उसमें जाहिर है कि वो जो रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं 2 साल 4 साल पैसा डबल टाइप, वो शायद आपको ना मिले, लेकिन एक्चुअली आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ एक चीज़ मिल रही होती है। खैर, एक तो ये रीज़न था कि बाहर बहुत सारा पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री मनी अवेलेबल होना शुरू हो गया था, सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में जो उनके सेंट्रल बैंक्स थे वो पैसा छाप रहे थे अंधाधुन, और वो मार्केट में फेंक रहे थे, तो उस फ्री मनी ने कहीं ना कहीं तो पार्क होना ही था। बट मीनवाइल पाकिस्तान में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन करना शुरू हो गई थी, और इसमें करीम का एक बहुत मेजर रोल रहा है। करीम जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है, जो कि मिडल ईस्ट में और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, वो बेसिकली उसमें पाकिस्तानी को फाउंडर्स थे, उसमें जो उसकी इंजीनियरिंग का सारा काम हो रहा था वो कराची से हो रहा था, उसमें बहुत सारी जो मिडिल मैनेजमेंट थी, जो ऑपरेशंस के लोग थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो जनरली पाकिस्तान में ये एक नैरेटिव हो गया कि यार करीम इज़ इनहेरेंटली अ पाकिस्तानी कंपनी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि यार अच्छा वाकई एक पाकिस्तानी स्टार्टअप बन सकती है, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो सकती है, सक्सेसफुली स्केल हो सकती है। तो वहाँ पर जो वैलिडेशन थी वो वहाँ पर होना शुरू हो गई, और करीम की ग्रोथ जो थी वो बड़ी एक्साइटिंग थी, पूरी दुनिया उसको देख रही थी, क्योंकि इट वाज बिगिनिंग टू इमर्ज एज द लार्जेस्ट स्टार्टअप इन द मिडल ईस्ट। अगेन पाकिस्तान में 100 मसले हो सकते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम आगे अगर डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐसे क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप्स का चलना मुश्किल है, लेकिन दुबई या मिडल ईस्ट में तो बहुत सारी स्टार्टअप्स आती हैं, उसमें एक पाकिस्तानी लेड स्टार्टअप एकदम से इतनी बड़ी हो जाना वॉज अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। और ड्रॉप सीन इसका ये हुआ कि जनवरी 2020 के अंदर करीम जो है उसको ऊबर ने एक्वायर कर लिया फॉर $3 बिलियन। और इससे हुआ ये कि ओवरनाइट बहुत सारे लोग जिन्होंने राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, बड़े यंग लोग थे, उन्होंने जाके ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद करीम में काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में उन्होंने करीम में जॉब ली। ज़्यादातर लोग जो ग्रेजुएट करते हैं ना, वो पाकिस्तान में निकलते साथ ही कॉर्पोरेट का रुख लेते हैं। वो कहते हैं यार मैंने यूबीएल में काम करना है, या एचबीएल में काम करना है, या मैं किसी बड़ी एमएनसी में काम करूंगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर, यूनिलीवर के अंदर,
कुछ लोग थे, जनरली वो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो कोई इतने हाई अचीवर टाइप नहीं थे, वो स्ट्रीट स्मार्ट टाइप लोग थे जिन्होंने ये सोचा, उन्होंने कहा यार, उन्होंने स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा हुआ भी था। और करीम जब पाकिस्तान में लॉन्च हो रही थी तो उन्होंने कहा यार ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी नई कंपनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका वर्क एनवायरनमेंट है। आई रिमेंबर मैं भी जब ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने जाके एक इंटरव्यू दिया था करीम के अंदर, और उनका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होता था कि आप उनके ऑफिस जाएं तो कुछ बीन बैग्स पड़े हुए हैं, सब मजे में बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि यार तुम क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, चलो ठीक है कल से आ जाना, देखी जाएगी। और बहुत ही शुगल मेले में काम चल रहा है और एवरीबडी इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगेन जो वो स्टार्टअप्स का कोर डीएनए होता है ना, वो वाला एक कल्चर था, वो वाला एनवायरनमेंट था, जिसको बहुत सारे जो आईबीए लम्स टाइप के बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही देख के कहते हैं कि यार ब्रो ये क्या सीन है, मेरा डेस्क इधर है ब्रो, लाइक क्या सिचुएशन चल रही है। इवन मेरे साथ फास्ट के बड़े ऐसे लड़के थे जो कह रहे थे कि यार ये तो इनका अजीब माहौल है, ये तो दादा से चलेगी नहीं। लेकिन ना सिर्फ वो चली, और उसमें बहुत सारे लड़के गए और उन्होंने जाके अपनी जॉब्स ली और उसने स्केल भी किया, और बहुत सारे इनमें से जो अच्छे परफॉर्मर्स थे उनको इवेंचुअली वो दुबई ले गए, और दुबई से ले जाके उन्होंने नई नई मार्केट्स लॉन्च की और बहुत क्विकली उन्होंने स्केल किया। कोई 17-18 डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, उन्होंने राइड हेलिंग लॉन्च की, फूड सर्विस लॉन्च की, और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की। और इसमें से बहुत सारे लोगों को जो एम्प्लॉयज़ थे, ना सिर्फ वो तनख्वाहें दे रहे थे बट साथ उन्होंने स्टॉक ऑप्शन दी, क्योंकि जो स्टार्टअप होती है ना उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, तो वो ये कहती है कि यार ठीक है मैं तुम्हें उतने पैसे तो नहीं दे सकती जितना लेट से वो बड़ी कॉर्पोरेट दे रही है, एचबीएल दे रही है, पेप्सी दे रही है, कोका कोला दे रही है, बट मैं तुम्हें स्टॉक ऑप्शंस दे देती हूँ ताकि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ और अगर मैं वाकई पैसे बना जाऊँ जो मैं आखिर में मेरा ख्वाब है कि मैं बनाऊंगी, तो तुम्हें अपनी इस तमाम मेहनत का फल उस टाइम पे मिल जाएगा। और वो यही हुआ कि जब $3 बिलियन की सेल हुई तो ओवरनाइट lots of people became millionaires, lots of people got hundreds of thousands of dollars। और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी लोग थे जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा लकी हो गए। अगर वो कहीं एचबीएल में नौकरी कर रहे होते तो आज वही नौकरी कर रहे होते, लेकिन वो करीम चले गए, उसमें कोई मैजिक नहीं हो रहा था, दे वर डूइंग जस्ट अनदर जॉब एज दे वुड बी डूइंग एनीवेयर एल्स, बट बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे उनको मिल गए कि जिसमें उनको एक एग्जिट मिला और सडनली दे वर एबल टू मेक अ लॉट मोर मनी देन देयर काउंटर पार्ट्स। अच्छा, अब करीम की एग्जाम्पल बड़ी पावरफुल थी क्योंकि करीम एक ऐसे एनवायरनमेंट में आया था जिसमें अगेन मार्केट में फ्रेंजी मोड ऑन था। मार्केट कॉन्स्टेंटली ढूंढ रही थी कि यार कौन सा ऐसा आइडिया है जिसमें हम पैसा डबल 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 ट्रिपल करें। क्यों? क्योंकि करीम की अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, जैसा कि ऊबर की फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। तो करीम ने जाके ये नहीं किया कि यार अपना बिजनेस लॉन्च किया, उसमें प्रॉफिट्स कमाए, उस प्रॉफिट्स को इवेंचुअली उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया या अपने शेयर होल्डर्स को दिया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने आप को स्केल में इतना बड़ा किया कि जिसमें वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करके कि यार देखो इतना बंदा मेरे पास है, इतनी बड़ी मार्केट शेयर मेरे पास है, इसकी वजह से मेरी जो वैल्यू है वो $3 अरब है, और इस $3 अरब की इन्वेस्टमेंट के एवज तुम अगले 10 साल में इससे पता नहीं कितने पैसे निकाल लोगे। तो उन्होंने जाके वो कंपनी बनाई और कंपनी बना के उन्होंने इवेंचुअली फ्लिप करके किसी और को बेच दी। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंजी मोड ऑन था तो इसमें से बहुत सारे लोग जो निकले उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा यार अच्छा अगर करीम ही कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने जाके अपनी अपनी छोटी छोटी डिफरेंट कंपनीज बनाना शुरू कर दी। और सिर्फ उन्होंने नहीं ये सोचा बल्कि बहुत सारा इन्वेस्टर लेफ्ट राइट बैठा हुआ था, उसने कहा यार पाकिस्तानी अगर दुबई में बैठ के कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते, और ये तो इतना बेहतरीन मॉडल है, पैसा कमाना देखी जाएगी, कोई फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करना वो सब देखी जाएगी। क्या आप एक इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइडिया लेकर आ सकते हैं, क्या आप उसके ऊपर कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं, वेदर वो कस्टमर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाले या ना निकाले, वी डोंट केयर, कस्टमर होना चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए। और उसकी वजह से सडनली मार्केट के अंदर एक रेस स्टार्ट होगी। अगेन मुझे याद है 2020, 21, 22 के अंदर पहला तो हमें एक क्लास ऑफ करीमर्स नज़र आई। अगेन मैं माजरत ख्वाह हूँ, बहुत सारे इनमें से एक्स करीमर्स मेरी पॉडकास्ट में भी आए हैं, बहुत स्मार्ट लोग थे, सारा कुछ था, लेकिन जो एनवायरनमेंट था और उस एनवायरनमेंट में जो उन्होंने खेला वो उसको खुद भी समझेंगे, उसको खुद भी एक्सेप्ट करेंगे। मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा। उस एनवायरनमेंट में जब जाहिर है कि एक नैरेटिव एक होता है तो उसमें हम सब बेवकूफ़ बनते हैं और बने थे, तो मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, लेकिन दैट वाज द डायरेक्शन जो उस वक्त चल रही थी। खैर 2020, 21, 22 में मुझे भी याद है मेरी पॉडकास्ट के ऊपर ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोग आते थे, मिलते थे, वो एक पिच होती थी, हर बंदे की एक पिच होती थी कि जी पाकिस्तान तो जो है ना लेफ्ट और राइट पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, यूनिकॉर्न्स इमर्ज हो रही हैं, स्टार्टअप्स इमर्ज हो रही हैं, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट अंडर इन्वेस्टेड कंट्री इन द रीजन, पाकिस्तान हैज़ 65% यूथ पॉपुलेशन, अ बूमिंग अर्बन मिडिल क्लास, पाकिस्तान में अगर आज आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपके 1000x रिटर्न्स आ जाएंगे, और टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतनी बड़ी है, और ये है और वो है। और वो एक ही सेट ऑफ स्लाइड्स थी, मतलब वो लिटरली ना कुछ 6-8 इंडिकेटर्स थे, कोई नंबर्स थे जो कि हर डिफरेंट, चाहे वो फिनटेक वाला आके बेच रहा हो, चाहे वो एडटेक वाला बेच रहा हो, चाहे वो मार्टेक वाला बेच रहा हो, हर बंदा आके एक ही नैरेटिव पूरी मार्केट में फेंक रहा था। और उसकी वजह से एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्टार्ट हुआ,
जिसमें ना सिर्फ जो इन्वेस्टर्स थे लेफ्ट राइट, अगेन मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि यार मेरे पास पैसा है, मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है क्योंकि स्टार्टअप्स इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। और वो रैंडम बंदे थे, लाइक एक साहब थे, वो कह रहे हैं यार मेरी पोल्ट्री फार्म है, मैं उसको बेचना है और बेच के मैंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है क्योंकि फ्यूचर तो स्टार्टअप है। ओ भाई, आपका पोल्ट्री फार्म है, आप अच्छी मुर्गियाँ बेचते हो, अच्छे पैसे कमाते हो, छोड़ो उसको, रहने दो। लेकिन वो फ्रेंजी के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर, एवरीबडी वांटेड अ पीस ऑफ द पाई बिकॉज द पाई वाज अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। खैर 2022 में फाइनली जो है वो अमेरिकन फेड, जो बेसिकली उनका सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट फाइनली बढ़ा दिया। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा फ्री मनी मार्केट में फेंकते हो तो उससे होता ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो एक ही अमाउंट की अवेलेबल है, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है। तो द सेम अमाउंट ऑफ मनी चेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स, उससे होता ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक असूल ये डिफाइन करता है कि आपकी इन्फ्लेशन आएगी, आपकी जो ये लिमिटेड गुड्स हैं ये महंगी होना शुरू हो जाएंगी। और वही हुआ अमेरिका में कि फ्री मनी कुड ओनली टेक देम सो फार एंड इवेंचुअली दे हैड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, जो कि ऑलमोस्ट 0% से बढ़ा के वो 5.5 पे ले गए, जिसकी वजह से एक पूरा शिफ्ट पूरी दुनिया में गया। वो सिर्फ अमेरिका में उससे फ़र्क नहीं पड़ा, अमेरिका में तो मार्केट्स जो हैं वो एकदम से कोलैप्स की तरफ गई और फ्री मनी की फरावानी ख़त्म होना शुरू हुई। और बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं जो इससे पहले कंटिन्यूअस स्केल पे थी, उन्होंने रोल बैक किया, इवेंचुअली बहुत सारी बंद हो गई, क्रैश हो गई। इवेंचुअली हमने इवन रिसेंटली ये भी देखा कि बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो हैं उन्होंने इवेंचुअली ले ऑफ्स भी करना शुरू कर दिए, क्योंकि इससे पहले जब आपके पास फ्री मनी होता है ना तो आप शुगल मेले के भी बंदे रखते हो अपने पास। अब ये था कि जब बेल्ट टाइट होना शुरू हुई तो जो फालतू का एक्सेसिव फैट था वो हर जगह से क्रॉस द बोर्ड कट होना शुरू हुआ। लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि जब वो पैसा ड्राई अप हुआ तो वो बाकी हमने पूरी दुनिया में देखा कि जी जहाँ जहाँ पे स्टार्टअप्स थी वहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन होना शुरू हो गए, बाय आउट्स होना शुरू हो गए। बहुत सारी कंपनीज जो कि एट सम पॉइंट वर कंसिडर्ड एज कि ये तो बड़ी यूनिकॉर्न है और ये तो अब सब कुछ डिसरप्ट कर देंगी, वो फिर इवेंचुअली उनकी जो वैल्यूएशंस थी वो क्रम्बल कर गई। इवन इंडिया में बायजू वाज सच अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। लेकिन अगर बायजू को आप 2-3 साल पहले देखें और आज देखें तो उसकी वैल्यूएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारा डेट लिया हुआ था जिसको उनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। और फिर पाकिस्तान में हमने देखा कि एयरलिफ्ट और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज ना सिर्फ बंद हुई बल्कि अब जो थोड़ी बहुत ही रह गई हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली फिगर आउट कर रही हैं कि इस नए एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाए। खासकर ऐसी कंपनीज जो कि बस ग्रोथ में थी, जिनके कोर फंडामेंटल्स नहीं थे। उनमें से अगर फंडामेंटल्स कभी बन ही नहीं सकते थे तो उनको तो बंद होना पड़ा। कुछ ऐसी थी जिन्होंने फिगर आउट किया कि यार चलो ठीक है, ज़रा ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, देखते हैं कि यार हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन अ मच स्मॉलर फुटप्रिंट अब ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल हालात जो है ना अब वो उतने कंड्यूसिव ना रहे हैं, ना अगले कुछ सालों तक, एटलीस्ट आई वुड से 6-8 सालों तक कंड्यूसिव होंगे। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा समझते हैं कि स्टार्टअप्स का मॉडल होता क्या है। देखें, स्टार्टअप जो है ना, आप एक बेसिक आइडिया लेकर आते हैं, आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये मेरा आइडिया है, मुझे आप थोड़े से पैसे दे दो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर दे दो, मैं उस पैसे से एक बेसिक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाऊंगा। यानी कि एक ऐसी बेसिक प्रोडक्ट जो कि मैं शिप कर सकता हूँ, मुझे इसमें सारे फीचर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक बेसिक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो कि कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और इस पैसे को सीड मनी कहते हैं। नॉर्मली ये अर्ली इन्वेस्टर आता है और आके जो है ना आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लेता है। काफ़ी दफ़ा आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी दफ़ा आप अपना पैसा लगा रहे होते हो सीड मनी के तौर पे, और आप एक MVP बना लेते हो। MVP आपका सक्सेसफुली बन जाता है तो आप जाते हो फिर एक इन्वेस्टर के पास, आप कहते हो कि यार देखो मेरा MVP तैयार है, अब मुझे तुम थोड़े से पैसे दोगे तो मैं मार्केट में इसको लॉन्च करूंगा और मैं वैलिडेट करके दिखाऊंगा कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये वाकई बिक सकती है और इससे वाकई पैसा बनाया जा सकता है। तो फिर आप सीरीज A फंडिंग में जाते हैं, जिसमें आपका राउंड थोड़ा बढ़ जाता है। 1-2-3 मिलियन डॉलर आप जाके रेस करते हो। वो रेस करके आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। लॉन्च करके आपने वैलिडेशन कर ली कि यार वाकई मेरा प्रोडक्ट बन भी गया है, बिक भी रहा है और सक्सेसफुली एक बिजनेस चल रहा है। उसके बाद फिर सीरीज B, C, D डिपेंडिंग ऑन के आपने किस लेवल पे स्केल करना है। जब भी आपने स्केल करना है, आपने लेट से पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, अब आप कहते हैं कि यार पैसा भी बन रहा है मेरा, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अगर मेरे पास लेट से 10 मिलियन डॉलर्स और हो तो मैं पाकिस्तान मार्केट की तरह जो है ना, मैं इंडियन मार्केट, UAE मार्केट, कुवैत मार्केट में भी लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैं फिर किसी इन्वेस्टर के पास जाऊँगा, कहूँगा यार मेरे से 5% लो मेरी कंपनी का, और जहाँ पर मेरे इस वक्त 2 मिलियन यूज़र्स हैं, मैं पोटेंशियली 20 मिलियन यूज़र्स तक पहुँच सकता हूँ, तो मुझे 5% के बस $5 मिलियन दे दो, जो कि मेरी कॉस्ट है उन तमाम मार्केट्स में लॉन्च करने की। तो वो फिर डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है, आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास पैसा रेज करते रहते हो। और जब जब आपकी इन्वेस्टमेंट रेज होती है तो आप बेसिकली अपनी कंपनी का कुछ चंक जो है वो उस इन्वेस्टर को दे रहे होते हो। तो आपका जो अपना चंक होता है वो डाइल्यूट हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। इन्वेस्टर जो है इस केस में उसको इससे कोई गर्ज नहीं होता। बाय एंड लार्ज मोस्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि यार
मैं 25 साल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इस बंदे का बड़ा अच्छा विजन है, ये इवेंचुअली जो है ना हर साल मुझे 30% पैसा कमा के प्रॉफिटेबिलिटी में देगी। मॉडर्न डे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टर लार्जली आ रहा होता है पैसा फ्लिप करने के लिए। वो आता है, वो पैसा डालता है, वो कहता है कि यार ठीक है, अभी तुम्हें मैं एक राउंड से दूसरे राउंड तक पहुंचा दूंगा, मैं भी आ रहा हूँ, तुमसे एमवीपी बनवा रहा हूँ। जैसे ही तुम इसको मार्केट में लॉन्च करोगे, तो जब सीड मनी के लिए तुम पैसे रेस कर रहे होगे, तो मेरा स्टेक बेच के मेरे जो $50,000 हैं उसके एवज तो मुझे $1.5 लाख वापस देना, और मेरी जो इक्विटी थी या मेरी जो ओनरशिप थी वो तुम उसको दे देना, और मैं अपने पैसे को ट्रिपल करके आगे निकल जाऊंगा। तो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट होता है वो पैसे के मल्टीपल्स जनरेट करके एग्जिट लेना होता है। और इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो हमने देखा ना, जो फ्रेंजी भी हुई, जो मार्केट क्वैक इकोनॉमिक्स पे चलती रही, क्योंकि जो इन्वेस्टर था आपका वो कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा था कि यार अपने आप को ना इन्फ्लेट करके एक ऐसी पॉन्जी स्कीम में बस दिखा दो अगले इन्वेस्टर को कि यार तुम कितने अमेजिंग हो, विदाउट एक्चुअली फोकसिंग ऑन दी अंडरलाइंग वैल्यू, क्योंकि अंडरलाइंग वैल्यू इज कॉस्टली, इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ हार्ड, एंड मोर ऑफन देन नॉट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेक श्योर करना है कि यार जो मेरा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, वो वैल्यू जनरेट कर रहा है, वो मुझे रेलिवेंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद मैं इतना क्विकली ग्रो कर नहीं सकता। लेकिन इस तरह के जो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने कॉन्स्टेंटली पुश किया फाउंडर्स को कि यार ग्रो 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 ग्रो, मोर ऑफन देन नॉट एट द बैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मोर ऑफन देन नॉट एट द बैक ऑफ रेलिवेंट यूनिट इकोनॉमिक पॉजिटिव फंडामेंटल्स, क्योंकि उनका लार्जली इंटरेस्ट ये था कि यार भाड़ में गई कंपनी, मेरा पैसा फ्लिप हो और मैं अगली पे जाऊं। अच्छा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जब ये पूरा नैरेटिव क्रिएट हो रहा था स्टार्टअप्स के बारे में, तो उससे कुछ बड़ी गलत थॉट्स, बड़ा गलत नैरेटिव मैस मार्केट में चला गया। देखें, जो स्टार्टअप से लोग जुड़े हुए हैं ना, वो जब ये सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे, जाहिर है क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके डम डाउन करके बोल रहा हूँ, तो वो शायद मेरे से नाराज़ भी हों कि यार तुम ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो। देखें, ये आपके लिए है नहीं वीडियो, ये वीडियो एक आम आदमी के लिए है जिसने ऑन अ साइड बैठ के ये पूरे स्टार्टअप के फिनोमिना को देखा, और उसने बहुत सारे डिफरेंट टॉकिंग पॉइंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जो कि गलत थे। फॉर एग्जांपल, एक टॉकिंग पॉइंट जो कॉन्स्टेंटली दिमाग में आता रहा, जो आपके दिमाग में डाला गया कि यार स्टार्टअप्स पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, स्टार्टअप से बहुत सारा पैसा आएगा, हमें डॉलर का क्राइसिस है, हमें स्टार्टअप से पैसा चाहिए, हमें फंड रेजिंग करनी है तो हमारे डॉलर का क्राइसिस सॉल्व होगा या हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जिसमें आपके लिए समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पैसा किस तरह आता है और ये पैसा किस तरह जाता है। जब भी पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट अनाउंस होती है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि यार $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुई, अब $10 मिलियन पाकिस्तान आ जाएगा। मोर ऑफन देन नॉट एक होल्डिंग कंपनी बनती है सिंगापुर में या दुबई में, जहाँ पर वो $10 मिलियन आके पार्क हो जाता है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता पैसा पाकिस्तान आता है, डिपेंडिंग ऑन के कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट बड़े थोड़े सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज कोई बहुत बड़े फुटप्रिंट पे ऑपरेट नहीं कर रही होती। मोर ऑफन देन नॉट उनके थोड़े से 20, 25, 30, 40 एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि स्टार्टअप का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डीएनए ही ये है कि थोड़े से एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ी एक वैल्यू चेन प्रोड्यूस करें। तो जो एक्चुअली कॉस्ट लग रही होती है वो बड़ी थोड़ी होती है, बड़ी मिनिमल होती है, और वो वाला पैसा पाकिस्तान में आता है। मीनवाइल जो मेजॉरिटी आपका पैसा है ना, वो अरले तरलों में इस्तेमाल हो रहा होता है, वो मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है, वो काफ़ी दफ़ा है क्योंकि डिजिटल सर्विसेज होती हैं, तो वो आपकी बारों बार ही चला जाता है कि जी मुझे अमेज़ॉन डेटा सर्वर्स के लिए पेमेंट्स करनी है, मुझे फेसबुक की मार्केटिंग करनी है, मुझे XYZ करना है, तो वो पैसा कभी पाकिस्तान देखता ही नहीं है, वो बाहर से बाहर डिफरेंट सर्विसेज को पे होके वो वहीं चला जाता है। और काफ़ी दफ़ा अगेन जब क्वैक इकोनॉमिक्स का टाइम चल रहा था, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। जैसा कि एयरलिफ्ट के टाइम के ऊपर आपकी बहुत सारी ऐसी ग्रोसरी थी जो कि अगर मार्केट में ₹20 की अवेलेबल है, तो उसको 3, 4, ₹5 सब्सिडाइज करके ऐप में डाला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घपला भी हुआ, और पैसा जो है वो बेसिकली आपकी कंजम्पशन के ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूट होके वो सारा पैसा ज़ाया हो गया। वो बजाय इसके कि तनख्वाहों में जाता, वो बजाय इसके कि मिडिल क्लास जॉब्स बनाने में जाता, वो पैसा कंजम्पशन में और इररेलेवेंट चीज़ों में सारा का सारा कंज्यूम हो गया, और उसके बाद ज़ाहिर है नया पैसा बन भी नहीं सका। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं कि आपने एक कंपनी बनाई, उसमें आपके 50 एम्प्लॉयज़ थे, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना स्केल बढ़ाते गए, और आपने वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट ली आपने, वो आपने मार्केटिंग में लगाई, इधर लगाई उधर लगाई, ऐप डाउनलोड्स हो गई, कस्टमर बेस अब बहुत बड़ी हो गई है, कंपनी मैजिकली $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई है। तो पाकिस्तानी सोचते हैं, कहते हैं यार $1 बिलियन की कंपनी पाकिस्तान में अगर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि यार हमारा तो बड़ा गुड सीन है। देखिए, अभी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो $1 बिलियन कैश फ्लो है, उसका मतलब ये नहीं है वो $1 बिलियन पाकिस्तान में लेकर आ रही है हर साल। उसकी वैल्यू, उसको जो बंदा देख रहा है उसकी नज़र में उसकी वैल्यू $1 बिलियन है। अब जब हम बाहर से इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और उसके एवज हम इक्विटी देते हैं, तो वो जो इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट कर रहा है उसने पैसा डबल करना है। तो अगर वो $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी को इवेंचुअली आप बेच भी दें, तो वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को पैसा देगा और वो इन्वेस्टर चलता बनेगा। पाकिस्तान में बस एक वैल्यूएबल कंपनी होगी। अगेन, कंपनी अच्छी है, $1 बिलियन वैल्यूएशन वाली है, बिल्कुल पाकिस्तान की वो प्राइड है, तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए, हमें तालियां भी बजानी चाहिए, लेकिन वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही।
वो पैसा लेके नहीं आ रही, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं ला रही, वो पैसा बाहर से बाहर ही जा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ वो पैसा है जो कि उस कंपनी के ऑपरेशंस के थ्रू लोकल पीकेआर में इकोनॉमी में घूम रहा है। इसी के साथ आपने समझना है कि स्टार्टअप्स बाय एंड लार्ज कंजम्पशन इकोनॉमी का हिस्सा हैं, यानी कि वो कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करती हैं और उस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वो कोई एफिशिएंसी ड्रॉ करके उससे पैसे कमा रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टैक्सी कैब्स हमेशा एग्जिस्ट करती थी, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। करीम या उबर ने आके क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक टैक्सी है, उसने एक बंदे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे छोड़ना है। अब वो जब पॉइंट बी पे पहुंचता है तो उसको पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए आने के ऊपर पेट्रोल उतना ही लगता है, बंदा कोई नहीं होता उसके पास। तो एक ऐप बना देते हैं जिसमें फ्यूल जो है वो सेम लगे, लेकिन दोनों तरफ उसकी राइड्स हो जाएं। तो जहाँ पर वो एक बंदे को पॉइंट ए से पॉइंट बी छोड़ने के 1000 रुपये ले रहा था, क्योंकि उसका 250 रुपये फ्यूल का खर्चा था, लेकिन आने जाने का टोटल 500 रुपये फ्यूल का खर्चा लग जाता, वहाँ पर अब वो जो है ना जाने का 700 रुपये खर्चा लेगा और वापसी का 700 रुपये लेगा। ओवरऑल सेम ट्रिप के वो 1400 रुपये कमा लेगा। तो उस तरह से वो एक ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहा है, जो कस्टमर है उसके भी पैसे बच रहे हैं, जो ड्राइवर है वो भी जहाँ पे पहले 1000 रुपये कमा रहा था वो 1400 रुपये कमा रहा है। ओवरऑल आप कंजम्पशन में ऑप्टिमाइजेशन लेकर आए, एफिशिएंसी लेकर आए, और आपने उससे जो वैल्यू जनरेट की वो वैल्यू आपने अपने स्टेक होल्डर्स को भी पास ऑन की और उससे आपने अपनी जेब में भी पैसे डाले। ऑल ऑफ दिस इज़ वेल एंड गुड। खासकर अगर हम अमेरिकन मार्केट में देखें, जहाँ पर इनहेरेंटली एक इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, उनके पास यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी है, वो बेसिकली क्रेजी करंट अकाउंट डिफिसिट्स पे चलते हैं, वो पूरी दुनिया से माल मंगवा उससे कंज्यूम करते हैं और उससे वैल्यूएशन बनाते हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। बट सडनली जब आप उस चीज़ को पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो आपको रियलाइजेशन होती है कि आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और चूंकि आप कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है तो आप हर थोड़े से बाद जाके आपकी इकोनॉमी बैठ जाती है और कॉन्स्टेंटली बैठती रहेगी जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में नहीं घुसेंगे। जिसकी वजह से समझना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हम बात करते हैं ना कि स्टार्टअप्स आएंगी, स्टार्टअप स्केल करेंगी, स्टार्टअप्स की $1 बिलियन वैल्यूएशन होगी, वो नहीं होगी। एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर वो नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं दे आर नॉट कंड्यूसिव फॉर स्टार्टअप्स टू बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को सबसे पहले अपनी हार्ड इंडस्ट्री बिल्ड करनी होती है, फिर उसके ऊपर सॉफ्ट इंडस्ट्री बिल्ड करनी होती है, फिर उसके ऊपर सर्विसेज इंडस्ट्री बिल्ड करनी होती है, फिर उसके बाद वो जाके कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में आ जाएं। 100 बिस्मिल्लाह। अगेन हमें बड़ी दफ़ा मिसाल दी जाती है कि इंडिया और इंडोनेशिया को देखें। सर, इंडिया अगर आज जाके इनोवेट कर रहा है और स्टार्टअप्स बना रहा है और $1 बिलियन यूनिकॉर्न्स बना रहा है, तो उससे पहले वो $150 अरब की आईटी एक्सपोर्ट्स करता है। वो जो $150 अरब है जो कि वो सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है, वो रेवेन्यू कुछ लोगों की जेबों में नहीं जा रहा। उस $150 बिलियन से लाखों लोगों की मिडिल और अपर मिडिल क्लास जॉब्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास कंजम्पशन लेयर बनती है जो कि एक्चुअली जाती है और जाके कंज्यूम भी कर सकती है। पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि यार हमारी 65% जो है वो यूथ है और वो जो है ना मिडिल क्लास है, सर वो मिडिल क्लास ज़रूर होगी, वो मिडिल इनकम नहीं है, उनके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है, वो इतने पैसे खर्च कर ही नहीं सकते। आप नई नई सर्विसेज ले तो आएँ, लेकिन अगर बंदे के पास खर्च करने के पैसे ही नहीं है तो कहाँ जाके 1000 रुपये की सब्सक्रिप्शन लेगी और 500 रुपये XYZ फालतू की चीज़ों पे खर्च करेगी जब उसके पास बाइंग पावर ही नहीं है। सबसे पहले आपने बाइंग पावर क्रिएट करनी होती है। अगेन इनोवेशन आती है एट अ लेटर स्टेज। चाइना अगर आज AI और इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है तो वो 90s में उन्होंने लोटे, बाल्टियाँ और हर किस्म की प्लास्टिक की चीज़ें बनाई, फिर उन्होंने कॉपीकैट किस्म के सस्ते चाइना मोबाइल बनाए, फिर जाके जब उनकी इंडस्ट्रियल बेस बन गई, जब उनका टैलेंट बन गया, जब उनकी ओवरऑल इकोनॉमी ऑप्टिमाइज हो गई, तो आज वो जब इनोवेट करते हैं तो एक्चुअली पूरी दुनिया से कम्पीट भी करते हैं और उनकी वैल्यू मेक्स सेंस। सिमिलरली इंडोनेशिया का भी यही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंडोनेशिया और इंडिया दोनों को तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं सिंस उनकी लिबरेशन हुई है इकोनॉमिक, और उनके रिफॉर्म्स आए हैं और उन्होंने अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना शुरू किया है। इंडोनेशिया को आज देखें तो $320 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी। उसके बाद जाके वो यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, तो इट मेक सेंस, क्योंकि उनकी एक बहुत मेजर मिडिल क्लास ऑलरेडी जो है एज अ कंज्यूमर वो जॉब्स अपनी करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और वो एज अ कंज्यूमर डिफरेंट ऐप्स को इस्तेमाल कर रही है जिसमें जो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है उसका कुछ चंक वो उन ऐप्स को देती है। और जब आपने मार्केट को एनालाइज करना है कि यार मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ, मैं अगर $1 बिलियन की वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ तो मेरा सालाना रेवेन्यू कितना होगा। मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन का मतलब ये है कि यार मैं फॉर एग्जांपल मैं क्वैक नंबर्स फेंकता हूँ, मैं कहता हूँ यार कम से कम $100 मिलियन तो मेरा सालाना रेवेन्यू हो ना। मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी नहीं करता, मैं कहता हूँ कि यार एक कंपनी है जो कि सालाना $100 मिलियन का रेवेन्यू कर लेना, तो मैं उसको वैल्यूएट कर दूंगा कि यार इसकी मैं वैल्यू जो है ना वो इसके रेवेन्यू के 10x $1 बिलियन लगा लूंगा, जो कि नॉर्मली इतना होता नहीं है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ मैं लगा लूंगा। तो $100 मिलियन का मतलब ये है कि सालाना वो तकरीबन 30 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करे। पाकिस्तान में
कंपनीज के पास इतना सा नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, मार्केट के पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो जाके कंपनी से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद सकें इतने पैसों की। तो अगेन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर सबसे पहले हमें कंजम्पशन ड्रिवन प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय हमें सबसे पहले अपनी हार्ड इंडस्ट्रियल लेयर बिल्ड करनी पड़ेगी। हार्ड इंडस्ट्री से मुराद क्या है कि हमारा कागज़ पाकिस्तान में बनना शुरू हो, हमारे केमिकल्स पाकिस्तान में बनना शुरू हो, हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं ना, आपने अगर सिम सिटी वगैरह खेली हो तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की सप्लाई स्टार्ट होती है, फिर उसके ऊपर आप फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं स्टील बनाना शुरू करूँ पाकिस्तान के अंदर, स्टील एक दफ़ा बनना शुरू हो जाएगी तो मैं उसके बाद गाड़ियों के फ्रेम बनाना शुरू करूंगा क्योंकि मेरे पास स्टील अवेलेबल है। आज अगर हम बात करते हैं कि यार हमारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल क्यों नहीं हो रही, तो आप नोटिस करेंगे कि यार असेंबल करने के लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए ना, वो अगर आप कहते हैं कि यार ठीक है गाड़ी की असेंबली के अंदर जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं वो मैं पाकिस्तान में बनाना शुरू कर देता हूँ, आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि यार उस पुर्जों में जो एलॉय इस्तेमाल होता है वो भी पाकिस्तान में नहीं बनता। फिर आप एलॉय पे जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जो रॉ मटेरियल चाहिए उस एलॉय को बनाने में वो भी आपको पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आपकी पूरी सप्लाई चेन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से आप आंखें बंद करते हैं और बाहर से माल मंगवा लेते हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर अगर आप कंजम्पशन ड्रिवन सोल्यूशन कोई भी लेकर आएंगे तो ना तो वो सोल्यूशन चलेगा, ना उससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। दूसरा, जब ये स्लाइड डेक्स आते थे और वो कहते थे कि यार पाकिस्तान में आज सूरत हाल ये है कि 65% यूथ है, इतनी आपकी अर्बन मिडिल क्लास है, 10 साल बाद ये इधर होगी, ओवरऑल मेरी कंज्यूमर बेस इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं इवेंचुअली जो है ना इतना ज़्यादा रेवेन्यू करूँगा और उससे मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी। इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपने पहले पाकिस्तान को ये देखना है कि यार पाकिस्तान में नेट डॉलराइज टर्म्स के ऊपर क्या सालाना हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या हम सालाना डिक्रीज़ कर रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान सालाना, पाकिस्तान की जो नेट वर्थ है ना पाकिस्तान की एज अ कंट्री, डॉलराइज टर्म्स में हम सालाना 2 से 3 अरब डॉलर लूज़ करते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हर साल जितना हम बेचते हैं और जितना हम कमाते हैं उसमें 2 अरब डॉलर इन गुड ईयर्स आपके पास कम होते हैं और इन बैड ईयर्स कभी कभार 20 अरब डॉलर आपके पास कम होते हैं, और जो वो डिफिसिट है उसको आप फाइनेंस करते हो लोन लेकर। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि यार पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा हाउस होल्ड है जिसके अंदर जाके आप इन्वेस्ट करें तो आपका बड़ा गुड सीन होगा। लेकिन अगर मैं उस हाउस होल्ड की फंडामेंटल्स देखूं तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार हर साल वो पैसे लूज कर रहा है और हर साल उसके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। उसका जो ओवरऑल आउटलुक है उसका अगर साइज ऑफ द पाई नहीं बढ़ेगा, अगर वो एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ा करके ये कह सकता है फॉर एग्जांपल कि यार मैं तो 10 अरब डॉलर 50 अरब डॉलर जो है मैं सालाना एक्सपोर्ट्स की मद में लेकर आ रहा हूँ, वो पैसा मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पैसे को मैं अच्छे तरीके से मार्केट में घुमाऊंगा, उसकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आएगा उतना ज़्यादा वो मेरी कंपनी में घूमेगा, जितना ज़्यादा वो घूमेगा उतनी ज़्यादा मेरी वैल्यू होगी। अगर मुझे पता है कि यार हर साल पैसा ही कम से कम आ रहा है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि 10 साल बाद मेरी क्या वैल्यू होगी। तो ये जो आइडिया है कि स्टार्टअप्स पाकिस्तान में आएंगी, स्टार्टअप्स अगले 2 साल 3 साल 4 साल में हमें यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, एक बूमिंग सी इंडस्ट्री होगी, बहुत फिट हमारा जॉब इन्वायरमेंट हो जाएगा। ये सारा फसाड है, ये एक्चुअल में रियलिस्टिकली नहीं पॉसिबल, ना ये हो सकता है क्योंकि अंडरलाइंग जो वेरिएबल्स हैं they are not conducive to it. And very honestly, a lot of this narrative and a lot of the people pushing this narrative are very short-sighted. They're thinking short term कि बस वो again वो आपको ये बात बेच रहे हैं या वो इन्वेस्टर को ये बात बेच रहे हैं इस खाते में कि यार किसी तरीके से पैसा निकालो, पैसा बनाओ, उसको डबल करो और आगे निकल जाओ, देखी जाएगी। हमारे पॉलिटिशियंस भी आज तक यही करते आए हैं, हमारा बहुत सारा बिजनेसमैन भी यही करता है। और मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ जब मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंटरेक्ट किया ना विद द स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोगों के साथ, तो उसमें मुझे बहुत सारे फैमिली ऑफिस वाले लोग नजर आए, जो सेठ जिनको पाकिस्तान में कहा जाता है। और मैंने देखा कि यार वो सेठ जो है वो जिसकी शुगर मिल है या जिसका वो XYZ डिफरेंट हिस्टोरिकल कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ में स्टेक्स हैं, वो उन स्टेक से वो लेट्स से कि IT सर्विसेज में घुसते या और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव चीज़ें जिसमें हार्ड फंडामेंटल्स के ऊपर मेहनत करके वो डॉलर पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली सस्टेनेबली ला सकते थे, वो आए हुए और वो आके कह रहे हैं कि यार बताओ कौन सी स्टार्टअप में हम कैसे पैसा लगा सकते हैं। और लोग तालियां बजा रहे हैं कि यार देखो कितने प्रोग्रेसिव हैं ये सेठ लोग जो हैं, ये फाइनली अब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे वो प्रोग्रेसिव नहीं लगा, मुझे वो डम लगा। इंडिया में जो सेठ था वो हार्ड इंडस्ट्री से उठ के वो टाटा कंसल्टिंग बनाने में घुसा, वो इन्फोसिस बनाने में घुसा, उसको IT का सर पैर पता नहीं था लेकिन उसको पैसा बनाना आता था। और आज टाटा कंसल्टिंग जो है वो 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है, 6 लाख मिडिल और अपर मिडिल क्लास जॉब्स प्रोवाइड करती है, 6 लाख ख़ानदान वहाँ पर अब सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड हैं जो कि कंजम्पशन मार्केट में एंटर हुए में। हमारा जो सेठ है ना, जिसको मैं रेंट सीकर बार बार कहता रहता हूँ कि यार उसको, क्योंकि उसको काम नहीं करना, वो एक डिजेनरेट गैम्बलर की तरह है। उसको होता है यार मेहनत कौन करे, कौन बाहर जाए जाके प्रोजेक्ट्स उठाए, कौन यहाँ पे बैठ के टैलेंट को ट्रेन करे, लाखों लोगों को अगर मुझे IT सर्विसेज में घुसाना है और मुझे हर साल उसका IT एक्सपोर्ट्स की मद में पैसा लेकर आना है तो कौन उस सरदर्दी में घुसे।
जाते हैं और जाके एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी क्वैक फंडामेंटल्स बनाएंगे और जाके अगले को बेचेंगे और पैसा डबल करके आगे निकल जाएंगे। खैर, वीडियो लंबी हो रही है तो यहाँ पर मैं इसको लपेटता हूँ और मैं कुछ चीज़ों की समरी देता हूँ आपको। देखिए, इसमें ये याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि स्टार्टअप्स पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स होने का फ़ायदा ही नहीं है, जो तमाम लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, जो लोग तमाम लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करवाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में दुनिया में तमाम इकोनॉमीज़ की तरह, तमाम कंट्रीज़ की तरह स्टार्टअप्स ने इवेंचुअली चलना ही चलना है। स्टार्टअप्स ने आके नई सर्विसेज, नई यूटिलिटीज़, नई डिस्ट्रप्शन देनी ही देनी है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है कि क्या वैल्यूएशंस जो पाकिस्तान में हमने पिछले 3 साल में देखी कंपनीज़ की, जब बूम साइकिल था, वो जस्टिफाइड थी? क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि अगले 2-3 साल, 4-5 साल के अंदर बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स आ जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं है। रियलिस्टिकली हाँ, पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स अपनी बेस बनाएंगी, उस पे जो क्विक शॉर्ट टर्म क्विक रिटर्न जो प्रॉमिस अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, बट येस, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बनेगा। उस पैसा बनने से पहले सर्टन चीज़ें होंगी। स्टार्टअप्स के थ्रू पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, स्टार्टअप्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बदलेगी। स्टार्टअप इज़ अ वेरी स्मॉल नोड इन द इकोनॉमी जो कि अपना काम कर रही है, सर झुका के चुप करके करती रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। उनको ओवरली ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहिए, उनको ओवरली क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। वो अपना काम कर रही हैं, उनको करने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एज थर्ड पार्टी आपको ये पता होना चाहिए कि यार, स्टार्टअप्स आर नॉट अ सोल्यूशन। Startups are just a symptom, an outcome of a good thriving economy. बट पहले आपने उस इकोनॉमी को थ्राइव कराना है सो दैट स्टार्टअप्स कैन परफॉर्म वेल। स्टार्टअप्स जिसको कभी कभार बेचा गया एज द सोल्यूशन टू आवर इकोनॉमी, वो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग बनानी पड़ेगी। इंडिया का फॉर एग्जांपल ये बड़ा मसला चल रहा है कि उन्होंने सर्विसेज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेस अपनी उतनी स्ट्रांग नहीं बनाई, जिसकी वजह से वहाँ पर जॉबलेसनेस और इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने ये भी देखना होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इतने सारे लोग हैं, खासकर हेविली पॉपुलेटेड इकोनॉमीज़ लाइक पाकिस्तान और इंडिया, तो इसमें आपने हर किस्म के लोगों को अकाउंट फॉर करना है। आपने देखना है कि यार, जो गरीब आदमी है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो शायद आईटी की जॉब्स ना कर सकता हो, वो शायद फैक्ट्री में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कर सकता हो। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी बनानी है ताकि वो जो है वो एक लोअर मिडिल इनकम सस्टेनेबल जॉब में आ सके और वो भी एक कंजम्पशन मार्केट का हिस्सा हो। फिर इसी तरीके से आपने आईटी सर्विसेज और इस तरह की डिजिटल सर्विसेज जो मॉडर्न डे में आ रही हैं, आपने उसको भी बिल्ड करना है ताकि बाहर से सक्सेसफुली आप जो है ना वो डॉलर पाकिस्तान लेकर आ सकें। तो पहले आपकी ये लेयर्स इस्टेब्लिश होंगी जिसमें हार्ड इंडस्ट्री, सॉफ्ट इंडस्ट्री, सर्विसेज इंडस्ट्री, ये पूरी बिल्ड होंगी और ये साथ साथ इसके स्टार्टअप्स बिल्ड हो सकती हैं। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि जब तक ये बिल्ड नहीं होंगी तो स्टार्टअप्स वाले अपना काम ना करें, वो काम करते रहें विद द राइट एक्सपेक्टेशन। अगर आज एक नौजवान है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है और वो कहता है मैंने स्टार्टअप करनी है, भाई करें आप स्टार्टअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिएगा 10, 12, 15 साल लग जाएंगे उसको उस स्केल पे पहुंचाने के लिए, उस ग्लोरी पे पहुंचाने के लिए जिस ख्वाब से आप निकले हैं। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं कि यार मैं वैल्यू को चेज़ कर रहा हूँ, मैंने सर नीचा रख के अपना मैंने काम करना है और मैंने चाहे वो 2 लोगों को मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं 200 लोगों को कर रहा हूँ या मैं 20 मिलियनों कर रहा हूँ, मुझे इस रेस में नहीं घुसना कि मैं बहुत स्पीड में आगे निकल जाऊँ। मैंने आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता मैंने करना है, दैन इट्स फाइन। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के जो वेरिएबल्स हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं आज, तो जैसे जैसे वो सॉर्ट होते जाएंगे आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत होगी तो आप अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, आप मार्केट का भी टाइम ज़ाया करेंगे और काफ़ी दफ़ा आपकी जो मेहनत होगी, जो कि आप शायद सक्सेसफुल होते अगर आप लगे रहते 10 साल तक के लिए और आपने अपना पूरा जो इकोनॉमिक मॉडल है, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो आपके बिजनेस का हो, वो आपने बनाया ही ऐसा होता कि 10 साल तक मैंने ये करना है, तो देन मे बी यू माइट पुल थ्रू। अदरवाइज हो सकता है कि आप जो है ना वो 6, 7वें साल जाके कहें कि यार हिम्मत हार जाएं कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 2 साल में रिटर्न आएगा, ये तो आ ही नहीं रहा रिटर्न, हालांकि शायद रिटर्न 1 साल आगे खड़ा हो। वो एक्सपेक्टेशन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब मैं देखता हूँ ना कि गवर्नमेंट 2 अरब रुपया लगा रही है सालाना स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सर उससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को नहीं फ़ायदा हो रहा, उससे कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बट इकोनॉमी एट लार्ज इज़ नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, स्पेशली पर्टेनिंग टू दी प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान इज फेसिंग टुडे। ये तो वही वाली बात है कि आज मैं 20 अरब रुपया लगाऊं और मैं स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दूं पाकिस्तान का, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आर्ग्यू ये नहीं कर रहा कि स्टार्टअप्स बुरी चीज़ हैं और वो तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का फ़ायदा दे रही हैं और उससे तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त स्टार्टअप्स में खासकर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की कोई लॉजिक नहीं है। वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू वरी अबाउट, वी हैव बिगर थिंग्स टू फाइंड सोल्यूशंस फॉर। आपने 2 अरब रुपया सालाना लगाना है ना, आप उससे बेहतर है कि आप टैलेंट के ऊपर लगाएं ताकि वो टैलेंट क्रिएट हो पाकिस्तान में, जो कि इवेंचुअली मोनेटाइज हो सके। पाकिस्तान में टैलेंट का एक बहुत बड़ा फुकदान है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है उसकी ग्रोथ का, वो ये है कि आपके पास क्वालिटी का टैलेंट नहीं बन पा रहा। उसके अराउंड सोल्यूशंस निकालें,
उसके अराउंड फिगर आउट करें कि यार कैसे आपने उस चीज़ को सॉल्व करना है। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो फैमिली मनी वाले इन्वेस्टर्स हैं, सर बराह करम खुदा का वास्ता है गैम्बलिंग बंद करें स्टार्टअप्स के अंदर। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, अगेन 100 बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन पहले सोच के साथ करिएगा कि 10 15 20 साल के लिए आप अपने पैसे दबा रहे हैं और ये पैसा जो है ना इतना डबल ट्रिपल नहीं हो सकता। और अगर ये सोच के आपको लगता है कि यार नहीं मुझे तो 2 3 4 साल में मल्टीपल्स वाला रिटर्न चाहिए था, तो फिर बेहतर नहीं है सर कि थोड़ा सा आप पैसा उसको लगाएं और आप आईटी के ऊपर इन्वेस्ट करें, जिसके अंदर शायद आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन एक्चुअली आप अच्छा पैसा बना सकते हैं इन द लॉन्गर रन। पाकिस्तान में आई डोंट नो आपको किसने इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि यार मैं आपके पैसे डबल ट्रिपल करके जो है ना देखें पूरी दुनिया वाले कर रहे हैं तो आपके भी हो जाएंगे। ऑनेस्टली पाकिस्तान में जब मैं आईटी इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली देखता हूँ ना, मुझे दुख होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री चला रही है इंजीनियर्स, ऐसे आईटी के लोग जिन्होंने पहले दरमियान में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, थोड़ा पैसा वैसा बनाया, इंजीनियर्स थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इवेंचुअली कंपनियां बना ली। इंडिया में सारी ग्रोथ आई है बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन का स्टाइल अलग होता है, बिजनेसमैन को पता होता है मैंने स्केल पे खेलना किस तरह है, मैंने चीज़ों को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। हमारे यहाँ बिजनेसमैन कभी आईटी में घुसा ही नहीं, उसका बस अपना चीनी आटे से आगे नहीं जा रहा था, अभी वो थोड़ा सा गया भी है तो बस वो अगेन स्टार्टअप की गैम्बलिंग में घुस गया वो। अगर बिजनेसमैन आए आज आईटी वाले के साथ बैठे, पैसा वो लगाए, आईटी वाला अपनी टेक्निकल स्किल्स इस्तेमाल करे, वो बिजनेसमैन जो अपने पैसे से दुनिया के स्मार्ट माइंड्स को लेकर आए, चार्टर अकाउंटेंट्स को लेकर आए, ऑपरेशंस के लोगों को लेकर आए और एक रोबस्ट मशीनरी बिल्ड करे कि यार आईटी सर्विसेज हमने पूरी दुनिया में बेचनी है, तो सर इतनी बड़ी मार्केट है और एक ग्रोइंग मार्केट है, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हम आज तक आईटी को क्यों सॉल्व नहीं कर सके, कंसिडरिंग इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट दिस सिंपल मैटर के रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें बिजनेसमैन जिनके पास पैसा है, जिसमें आईटी टेक के लोग, जिसमें गवर्नमेंट जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे, ये तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के अगर काम कर लेना तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ऑनेस्ट टू गॉड वो आईटी वाला कहता है कि यार मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, मैं क्यों बिजनेस वाले के साथ काम करूं, बिजनेसमैन कहता है कि यार मैं क्यों इसमें लगाऊं, इसमें बस आपस में सारे लड़ते रहते हैं। वो हर बंदा कहता है यार मेरी कंपनी होगी, 100% शेयर मेरे पास होगा, मैं एक एम्पायर खड़ा करूंगा। तो सर एक दूसरे को ट्रस्ट करना सीखें, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप्स करें, बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, बिल्ड समथिंग स्ट्रॉन्ग जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, जो कि चल भी सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझे बगैर आप अगर बिजनेस खेलेंगे तो आप शॉर्ट टर्म के ऊपर आप पैसा फ्लिप कर कोई MLM स्कीम, कोई पॉन्जी स्कीम स्टाइल चला तो लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर जाहिर है वो फिर वही होता है, क्रैश आता है। फिर लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कंड्यूसिव नहीं है बिजनेस के लिए। ऑब्वियसली कंड्यूसिव नहीं है सर, जब हालात थे ना आपने उनको समझा और आपने भी ऐसी हरकतें की जिससे हालात ने बदतर ही होना था, उससे बेहतर तो नहीं होना था। बट नॉनदलेस मेरे बहुत ज़्यादा इसके बारे में ज़ाहिर ओपिनियंस हैं और मैंने पॉडकास्ट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप से भी बात की है और वीसी से भी बात की है, और उन सारों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे और तज्जिए पर पहुंचा हूँ। काफ़ी दफ़ा मुझे बड़ा दुख भी हुआ क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग, इंतहा ज़्यादा स्मार्ट लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चीज़ों को बेचा, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज़, अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, स्टार्टअप्स आर गुड, स्टार्टअप्स आर इनोवेटिव, दे आर गुड इन द लॉन्गर रन, बट उसके अंदर वो जो एलिमेंट ऑफ ग्रीड और जो एलिमेंट ऑफ कि बस जी पैसा डबल करो और एक अजीब किस्म का नार्सिसिज्म डाल दिया ना, उससे इंडस्ट्री को ओवरऑल आई फील लाइक कि बड़ा नुकसान पहुंचा है और लोगों के दिमागों में बड़ी गलत किस्म की चीज़ गई है। आई फील लाइक कि उसको फिक्स करना अब हमारी स्टार्टअप की इंडस्ट्री के लोगों का ही काम है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका काम है कि वो एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाएं, उनका काम है कि वो मैनेज करें लोगों को और बताएं कि यार और गलतियां जहां पर हुई हैं उनको माने। मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ कि स्टार्टअप की इंडस्ट्री को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो सडनली वो दरवाजे बंद करते हैं और वो कहते हैं कि यार तू तो है ही बुरा, और पाकिस्तान में जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, 15 साल हो गए आज तक अच्छी बुरी प्रोडक्ट को आपको सपोर्ट करना है क्योंकि यार सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री हो। सर कितने साल करें सपोर्ट सर, खुदा का खौफ करें। मे बी आप सक्सेसफुल होंगे जब आपको रिस्पेक्टफुल क्रिटिक मिलना शुरू होगी, आप उस रिस्पेक्टफुल क्रिटिक को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और इस डिस्कशन को करना शुरू करेंगे कि यार क्या हमारी गलतियाँ थी और क्या ऐसे वेरिएबल्स थे जो कि हमने गलत उस वक्त समझे और अब हम उससे सीख के आगे जाएंगे। अगर आप दरवाजे बंद कर लेंगे तो यू विल कंटिन्यू टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मुझे ये डिस्कशन जो मैंने आज ये एपिसोड की है, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्त यार शायद डिसएग्री भी करें, शायद नाला भी हों और शायद वो कहें कि यार तुम्हें पता नहीं है, तुमने जो ना गलत वेरिएबल बोला है और तुमने गलत फैक्ट दिया है, तो अगर आपको लगता है ऐसा तो रिस्पेक्टफुली मेरी इस्लाह कर दें। मेरा तो ओपिनियन है, ये सारा कुछ मैं उस ओपिनियन को इवॉल्व कर लूँगा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनली जहाँ पर मुझे स्टार्टअप्स नज़र आएंगी, अच्छी इनोवेटिव स्टार्टअप्स होंगी, अच्छा इनोवेटिव काम कर रही होंगी, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, मैं उनको पॉडकास्ट से भी लेकर आऊँगा, मैं उनके बारे में बात भी करूँगा, बट विद दी एडेड सॉल्ट के यार जो आइडिया है ना कि हम रेवोल्यूशनाइज करके अब पूरी दुनिया बदल देंगे, वो मैं थोड़ा सा अब ठहराव के साथ आऊँगा। और मैं अगर कोई मेरे पास आता भी इन द फ्यूचर स्टार्टअप वाली साइड से तो मैं फिर उनसे बहुत एग्रेसिवली उनको क्वेश्चन करूँगा, चाहे उनके बिजनेस मॉडल की बात हो, चाहे उनके नंबर्स की बात हो,
अब मैं ये नहीं कर सकता कि सर आप आके लेफ्ट राइट चुना पार्टी बेचें और हम उसको चुप करके सुन लें। मुझे लगता है कि दैट इज़ अ डिससर्विस नॉट जस्ट टू योर सेल्फ, टू द इंडस्ट्री एंड टू पाकिस्तान इन जनरल। यहाँ पर मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बहुत लंबी है, तो मेरे एडिटर भाई जो हैं वो बड़े नाराज़ होंगे, बट आई एम सॉरी जवाद भाई। विच रिमाइंड्स मी कि जवाद भाई जो हैं वो एक बेहतरीन एडिटर हैं। आपने ऑलरेडी देखा है तमाम पॉडकास्ट भी वो एडिट करते होते हैं, और ये जो हमारी सोलो एपिसोड्स आ रही हैं दिल की बात की, वो भी वही एडिट करते हैं। उनके पास एडिशनल टाइम था आजकल, तो उन्होंने बोला कि यार आप लोगों से पूछ लें, अगर इफ़ समवन वांट्स टू हायर अ रिमोट एडिटर तो आप जो है वो जवाद भाई को रीच आउट कर सकते हैं। क्वालिटी आपने ऑलरेडी देखी है मेरी वीडियोस की, तो इस लेवल का काम वो बेहतरीन करते हैं। यहाँ पर कहीं पर जवाद भाई का ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग सम एडिटिंग वर्क डन एट अ वेरी वेरी गुड कॉस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, आपको बहुत बेहतरीन प्राइसिंग जवाद भाई देंगे। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं तो बराह करम रीच आउट कर लीजिएगा इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। बट एनीवेज यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट ऑल ऑफ दिस। क्या आपका स्टार्टअप्स के साथ कोई इंटरेक्शन रहा है? जब पाकिस्तान में स्टार्टअप का बूम एंड बस्ट आ रहा था तो आपके उस वक्त क्या ओपिनियंस थे? आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स का फेलियर का रीज़न क्या रहा है, और क्या आने वाले वक्त के अंदर स्टार्टअप्स इमर्ज करेंगी पाकिस्तान में जो कि $1 बिलियन वैल्यूएशन की होंगी या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमें सपोर्ट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्ट्राइप की लिंक नीचे दी गई हुई है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमें मंथली एक छोटी सी फीस है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर thoughtbehindthings@gmail.com वाला ईमेल एड्रेस अपीयर हो रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग दिल की बात। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आप अपना एक डिजिटल पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मैं अपनी डिजिटल मीडिया मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सिखाऊंगा in a 2-month long live bootcamp where I will be summarizing 14 years of my experience in the field. If you're interested, you can sign up with your email on the link down below. See you there.